नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। राजनीति के 40 साल के उथल-पुथल के इतिहास में हम उस चौराहे पर पहुंच गए हैं जहां से केंद्र की सत्ता में पार्टियों की गुटबाजी और आपसी खींचतान की शुरुआत हुई। हम बात कर रहे हैं साल 1996 की, जब सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक खेमेबाजी चरम पर पहुंच चुकी थी। रीजनल सैट्रप्स का केंद्र की राजनीति में पूरी तरह दबदबा कायम हो चुका था। कांग्रेस कुछ वर्षों के लिए सत्ता की रेस से बाहर हो चुकी थी और बीजेपी का केंद्र में सत्ता संभालने का योग बनने लगा था। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया, तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? शिखर की तरफ जो सिलसिला 1989 से शुरू हुआ, वो 1996 आते आते पूरा हो गया। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना, अकाली दल, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी के साथ बीजेपी और सहयोगियों की संख्या 201 तक पहुंच पाई। बीजेपी को नए साथी भी मिल गए। राष्ट्रपति ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दी, लेकिन वाजपेयी पार्ट 1 सरकार लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। महज 13 दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जाते जाते वाजपेयी कह गए कि अगली सरकार बनेगी जरूर, लेकिन चलेगी नहीं। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 13 दिन बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वाजपेयी सरकार बनने और गिरने के बीच बड़ा ड्रामा हुआ। पहली बार नंबर 2 पार्टी बनी हार से हताश कांग्रेस सुस्ता गई। कांग्रेस को सिर्फ 140 सीटें मिली थीं। तीसरे मोर्चे के खाते में 168 सीटें थीं। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने न सरकार बनाने में दिलचस्पी दिखाई और न किसी को समर्थन देने में। कांग्रेस हरकत में तब आई जब राष्ट्रपति ने लोकसभा में सबसे बड़े दल यानी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है। 1996 में पहली बार देश ने टेलीविजन पर लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बहस को लाइव देखा। इस मौके को वाजपेयी ने अपने लाजवाब भाषण से खूब भुनाया। वाजपेयी ने विश्वास मत हारकर जनता का दिल जीतने का दांव चला, जिसका राजनीति में असर आने वाले दिनों में। और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है।
अटल बिहारी वाजपेयी के शानदार भाषण के बावजूद बीजेपी बहुमत की अग्नि परीक्षा हार गई। अब सवाल था कि अगली सरकार किसकी बनेगी। राजनीति के पंडितों के मुताबिक राजनीति का अंतिम दाव सत्ता और सिर्फ सत्ता होता है। 1996 में भी वही हुआ। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सारी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एकजुट तो हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर संयुक्त मोर्चा में खूब घमासान मचा। राष्ट्रपति की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए न्योता भेजने के बाद कांग्रेस की नींद टूटी। कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चे की सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। शर्त थी कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। वीपी सिंह खुद रोबोट पीएम बनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सरकार का रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के पास होता। विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की जरूर उस समय की लेफ्ट ने, जनता दल ने, सबने कोशिश की थी। ये बात 1996 की है। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दोबारा प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया और मुझे लगता नहीं है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हाँ कर देते तो कांग्रेस उनका समर्थन करती। फिर सामने आया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम। प्रधानमंत्री बनने के लिए ज्योति बसु तैयार थे, लेकिन उनकी पार्टी सीपीएम तैयार नहीं थी। ज्योति बसु ने इसे ऐतिहासिक भूल करार दिया। का नाम आया, ज्योति बाबू का नाम आया। ज्योति बसु जी के नाम आने पर जो है वो सब लोगों ने एक स्वर से समर्थन किया। फिर उसके बाद जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी अपनी पार्टी में बैठक हुई, तो पॉलिट ब्यूरो की बैठक हुई। उस पॉलिट ब्यूरो की बैठक में जो है एक वोट से जो है प्रस्ताव गिर गया। उसमें खास करके जितने जो केरल के लोग थे वो इनके ज़्यादातर लोग खिलाफ में रहते थे। जनता दल नेता एचडी देवेगौड़ा को संयुक्त मोर्चे का नेता चुना गया। उस वक्त देवेगौड़ा की कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं थी। कर्नाटक के बाहर उन्हें कोई जानता तक नहीं था। जून 1996 को देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देवेगौड़ा जी जो हमारे दल के मान लिए गए, जो एलआई थे, सब लोग थे, जो ही नाम का इंट्रोड्यूस हुआ एक क्षण में ऑन द बिहाफ ऑफ द जनता दल, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, आई क्लियर हिज नेम। जैसे जनता दल के साथियों में एक निराशा और एक आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन ये समय नहीं था। The last minute when these two offers, P.P. Singh Sahab and Jyoti Basu ji, Jyoti Babu had not accepted, then all the leaders, that is, in that meeting, one grouse was that all party senior leaders were not attended. It is not correct. They all unanimously took a decision and persuaded me to accept. I tried to convince them, but they said no, we have no time. देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनते जनता दल की महत्वाकांक्षाओं का तूफान कुछ समय के लिए थम गया। तूफान कांग्रेस में उठा। नरसिम्हा राव को नेता पद से हटाने की मुहिम शुरू हुई। कांग्रेस ने चुनावी हार का ठीकरा नरसिम्हा राव के सर फोड़ा। दबाव इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जेएमएम सांसद रिश्वत कांड में नरसिम्हा राव आरोपी बन चुके थे। इसी समय ब्रिटेन के कारोबारी लखूभाई पाठक ने चंद्रास्वामी और नरसिम्हा राव पर $1 करोड़ ठगने का आरोप लगाया। लखूभाई पाठक का कहना था कि यह रिश्वत अलग अलग ठेके दिलवाने के नाम पर ली गई। नरसिम्हा राव को अध्यक्ष पद के साथ साथ कांग्रेस संसदीय दल के नेता पद से भी हटा दिया गया। सीताराम केसरी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। हमारे चुनाव में इनोनिमिटी रही है, सिवा एक कलीग के, राजेश पायलट के, नहीं तो सभी इलेक्टेड 10 मेंबरों में 9 मेंबर ने हमारा समर्थन किया है।
आज हम उनके मामले में कहें कि उन्होंने ये किया है, वो किया है, गलत है। प्रधानमंत्री बनते ही एचडी देवगौड़ा ने अपने राजनीतिक विरोधियों से हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाकर देवगौड़ा ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी से निकलवा दिया। इसके बाद देवगौड़ा ने जो खेल खेला उससे उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिस कांग्रेस के समर्थन से देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, उसी कांग्रेस को उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कैबिनेट से सलाह मशवरा किए बिना एक तरफा फैसले करने लगे देवेगौड़ा। उसी समय बोफोर्स केस की जांच में अहम मोड़ आ गया। स्विट्जरलैंड की अदालत ने स्विस बैंकों में जमा कोड नेम सीबीआई को सौंप दिया। आरोप है कि देवेगौड़ा ने इस आधार पर कांग्रेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस खींचतान ने कांग्रेस और देवेगौड़ा के रिश्ते खट्टे कर दिए। श्री सीताराम केसरी जो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, उनके बीच में तालमेल ना होना था। श्री देवेगौड़ा दिल्ली की राजनीति के उस समय उतने चतुर खिलाड़ी नहीं थे और वो श्री नरसिंहा राव पर ज्यादा निर्भर करते थे। देवेगौड़ा बनाम कांग्रेस की तनातनी तब और बढ़ी जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी पर एफआईआर दर्ज हो गई। सीताराम केसरी पर बरसों पुराना हत्या का एक केस दर्ज हुआ। केसरी जी को यह शक था कि देवेगौड़ा जी उन्हें किसी गलत केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस केस में फंस जाएं और उन्हें जेल जाना पड़े। तो उन्होंने मन बना लिया कि गौड़ा जी को हटाना है। 30 मार्च 1997 को सीताराम केसरी राष्ट्रपति KR नारायणन से मिले। सीताराम केसरी ने देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करेंगे, उसमें फेल हो गए, इसलिए हम अपना जो समर्थन लेते हैं वापस किया। नरसिंहा राव जी के और गांधी परिवार के अच्छे रिश्ते नहीं थे। नरसिंहा राव जी के और सीताराम केसरी जी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो इसी तीनों की दलदल में फंस करके और श्री देवेगौड़ा द्वारा श्री केसरी को गंभीरता के साथ व्यवहार न करने की वजह से अचानक और आनन फानन में श्री सीताराम केसरी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन उस सरकार से ले लिया वापस। देवेगौड़ा ने फौरन इस्तीफा नहीं दिया। दाव था कि कुछ दिनों तक मामला टाला जाए। देवेगौड़ा ने समझा कि कांग्रेस का रुख बदल जाएगा। दाव कामयाब रहा, लेकिन देवेगौड़ा नाकाम हो गए। कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा को समर्थन जारी रखने का ऐलान कर डाला। शर्त थी कि देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए। समर्थन के अंक गणित में देवेगौड़ा मात खा गए और 10 महीने 11 दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। शासन करने की तो फुर्सत ही नहीं दी किसी ने। सारा दिन यूएफ की स्टीयरिंग कमेटियां होती रहीं। कभी 10 जनपद का मुंह टेढ़ा है, तो कभी लालू यादव का मुंह टेढ़ा है, तो कभी मुलायम सिंह यादव का मुंह टेढ़ा है। जो प्रधानमंत्री तेरे लोगों को रुठाने मनाने में लगे रहे हों, उनकी सफलता असफलता का आप क्या आकलन करेंगे? लोग तो कहते हैं कि एचडी देवेगौड़ा चाहते तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कुछ दिन और रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। संयुक्त मोर्चा सरकार में एचडी देवेगौड़ा के जाने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर घमासान हुआ। किंग मेकर फिर सक्रिय हो गए। इस बार किसकी लॉटरी लगी, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। इतिहास की गवाही के सफर में आपने देखा कि सत्ता की उठापटक में कैसे मुरारजी के बाद चरण सिंह और वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 1996 में भी वही हुआ। राजनीतिक बिसात बिछी, जिसमें शय और मात का खेल एक बार फिर शुरू हो गया। अब सवाल था कि एचडी देवेगौड़ा के बाद कौन?
बिहार में लोगों ने कहा कि लालू यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये बातें बैठती नहीं थी कि प्रधानमंत्री मुझे बनना नहीं है, बनाना है। देवगौड़ा सरकार के पतन के साथ आंकड़ों की बाजीगरी में लालू और मुलायम प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे। दोनों ने पीएम पद के लिए ताल ठोका। मुलायम का पलड़ा भारी था क्योंकि समर्थन में सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत थे, लेकिन मुलायम के अरमानों के पंख लालू प्रसाद यादव ने कतर डाले। अंदरूनी राइवलरी कह लीजिए या लड़ाई कह लीजिए, ये जितने भी बिहार के नेता थे वो, उसमें लालू जी भी थे, उसमें शरद यादव भी थे, वो नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लालू के समर्थन में कोई खेमा नहीं था। लालू ने इंद्र कुमार गुजराल का नाम आगे किया। मुलायम हाथ मलते रह गए और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाकर लालू किंग मेकर बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही इंद्र कुमार गुजराल ने कांग्रेस से वफादारी दिखाई। बफोर्स घोटाले से जुड़े सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह को बदल दिया। गुजराल के लिए मुसीबत का सबब किंग मेकर लालू प्रसाद ही साबित हुए। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की गर्दन फंस गई। लालू ने चारा घोटाले की जांच को सीबीआई से दूर रखने के लिए इंद्र कुमार गुजराल पर दबाव बनाया। लालू कामयाब होते उससे पहले पटना हाईकोर्ट के फैसले से खेल बिगड़ गया। हाईकोर्ट ने चारा घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। लालू आरोपी बने और उनकी गिरफ्तारी तय हो गई। लालू ने जनता दल से नाता तोड़ लिया। 5 जुलाई 1997 को लालू ने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। हमारा राष्ट्रीय जनता दल जो रियल जनता दल है और जो हमारे सहयोगी होंगे, हम मिल करके और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। गुजराल सरकार के सामने विचित्र स्थिति हो गई। लालू की आरजेडी संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं थी, लेकिन उसके मंत्री सरकार में शामिल थे। पटना में लालू की ऐतिहासिक गिरफ्तारी हुई। कुछ महीनों में कांग्रेस का सब्र भी जवाब दे गया। 28 नवंबर 1997 को कांग्रेस ने गुजराल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब ये मैं नहीं कह सकता अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना याद है कि केसरी जी गुजराल साहब के घर आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे मित्र हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाए, लेकिन जो लोग 10 नंबर के इर्द गिर्द हैं, जो वहाँ दरबारी हैं, उनका बहुत प्रेशर है कि आपके साथ जो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया हुआ है उसे वापस लिया जाए। गुजराल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रहे जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लीक होने के बाद अंतरिम रिपोर्ट में डीएमके और एलटीटी की मिलीभगत सामने आई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के विरोधी गुट ने मीडिया में ये रिपोर्ट लीक कर दी थी। इसका असर हुआ कि कांग्रेस ने गुजराल पर डीएमके मंत्रियों को बर्खास्त करने का दबाव बनाया। राष्ट्रीय मोर्चे ने कांग्रेस की मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। गुजराल सरकार की जीवन लीला समाप्त हो गई। बुनियादी बात ये थी कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि दोनों मौकों के ऊपर बहुत कम नजरी का सबूत दिया गया है। लेकिन मानते कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने केसरी पर बेवजह दबाव डाला विड्रॉल करने के लिए सपोर्ट। अब ये कांग्रेस के अंदर का पॉलिटिक्स है, आप जानते हैं, मैं इन चीज़ों में कम पढ़ता हूँ। कांग्रेस का पार्टी की अपनी गेम थी कि 1.5 साल सरकार को हो चुकी थी, दोनों सरकार को 1.5 साल हो चुकी थी। 9 महीना देवेगौड़ा की सरकार को हो गई थी, 9 महीना इनकी सरकार को हो गई थी, तो 18 महीना जो है कांग्रेस को सपोर्ट करना बहुत हो गया। ये कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर था
जिसने 2 साल में 3 सरकारें दी। 1996 से 1998 तक की राजनीति की यही हकीकत है। इंद्र कुमार गुजराल सरकार के गिरने के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि क्या देश में फिर से आम चुनाव होंगे? जी नहीं, सत्ता पाने का एक और कड़वा खेल अभी दिल्ली की सड़कों पर होना था। सत्ता के इस खेल का खिलाड़ी कौन था, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।